जय हिंद साथियों, आज पढ़ेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसमें सबसे पहली हेडिंग है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह क्या होता है? किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए किसी चालक के सिरे का विभवांतर, यहाँ ए सिरा है, बी सिरा, इनके बीच विभवांतर भी है। भाई कुछ विभवांतर होगा, यहाँ V1 होगा, V2 होगा, V1 माइनस V2, कुछ विभवांतर है जिसे डेल्टा भी कहना चाहिए, हालांकि भी कहा जाता है, मान लीजिए हम कह दिए। तो Q चार्ज को इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो भी वर्क डन होगा W, यही विद्युत ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? जो कार्य करोगे अर्थात वही ऊर्जा व्यय होगी, जो कार्य करोगे वही क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा। इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो कार्य करोगे, इसका मतलब एनर्जी मिली तभी कार्य हुआ। तो जो भी एनर्जी व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, वही एनर्जी या वही वर्क डन एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में आ जाता है। V बराबर W/Q याद होगा आपको, और यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा तब? सर VQ हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश ले जाने पर जो कार्य किया जाएगा, यही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा। समझ में आई बात जी? हटा दें। चलिए, अब विद्युत ऊर्जा समझ गए तो हम लोग लिख लेंगे इसे। क्या? विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। जहाँ कौन क्या है? जहाँ V क्या है भाई? विभवांतर है, विभवांतर, और Q क्या है? आवेश है, आवेश है, विद्युत आवेश है। अच्छा सर, और W क्या है? विद्युत ऊर्जा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। V चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। लेकिन जो भी आएगा ये किस में आएगा? ये जूल में आएगा। ध्यान देना, जो भी आएगा ये किस में आएगा? जूल में। जो भी आएगा W वो किस में आएगा? जूल में। ओके, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से आया तो पता ही होगा, ये यहाँ से आया है। V बराबर W/Q, विभवांतर बराबर वर्क डन बाई Q, आप जानते हैं, वहीं से W का वैल्यू रखेंगे तो VQ हो जाएगा। अब सर इसका और भी फार्मूला बताइए। बड़े आराम से बताता हूँ मैं, जादुई तरीके से समझिए। V बराबर IR होता है, सही है? हाँ सर, तो VIR, ये तीनों पकड़ लीजिए। अब VIR, तो दो को एक साथ ले लीजिए। V और I के रूप में एक बार निकाल लीजिए W, दूसरी बार I और R के रूप में W निकाल लीजिए, और तीसरी बार V और R के रूप में। तीन रूप में निकालिए। V और I के रूप में विभवांतर और धारा के पदों में W का मान, धारा और प्रतिरोध के पदों में W का मान, फिर प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में। तो तीन सूत्र बन जाएंगे। तो पहली बार हम लोग किस में जा रहे हैं? V और I के पदों में। क्या? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होगा? इसका मतलब क्या होना चाहिए सूत्र में? W वाला जो फार्मूला है उसमें केवल V और I होना चाहिए। तो W बराबर VQ तो हम जानते हैं, लेकिन V रहने दो, Q नहीं रहना चाहिए। Q के स्थान पे I आना चाहिए। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सर IT हो जाएगा। Q बराबर IT, तो उठा के इसमें रख दो। तो W बराबर क्या हो जाएगा? V रहने दो, Q के स्थान पे क्या? IT। तो एक क्वेश्चन 1 हो गया। एक इक्वेशन बन गया कि नहीं? किस में आएगा ये सर? जूल में। ये मात्रक क्यों लिख रहे हो बताएंगे बाद में। ये किस में आएगा? जूल में। V वोल्ट में रहेगा, I एम्पियर में रहेगा, T टाइम में रहेगा। अगर ये दिया है और W पूछा है या विद्युत ऊर्जा पूछा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, जूल में आंसर। अब बताइए दूसरा समीकरण किसके साथ बनेगा W का? दूसरा समीकरण भाई देखो, एक बार VI ले लिए, फिर क्या लेंगे? IR। इसका मतलब I तथा R के पदों में विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा कैसे निकालोगे? मतलब क्या होना चाहिए? W में I होना चाहिए, लेकिन V नहीं होना चाहिए, R होना चाहिए। V नहीं होना चाहिए, R होना चाहिए। तो आप जानते हैं, V को हटाइए, V को हटाइए, तो आप जानते हैं सर V बराबर IR है कि नहीं? हाँ, चूंकि V बराबर IR होता है तो समीकरण 1 से रख दो।
समीकरण 1 से V के स्थान पे क्या रख दें, IR, तो रख दो, क्या आ जाएगा सर, W बराबर आ जाएगा, I रखोगे तो क्या हो जाएगा V के स्थान पे IR इंटू IT बराबर I स्क्वायर RT, तो W बराबर क्या निकल कर आया, I स्क्वायर RT जूल। आया कि नहीं? इसमें देखो IR है, V नहीं है, ये समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब एक चीज़ और बचा होगा सर, एक बार V और I के रूप में मतलब विभवांतर और धारा दिया हो, विद्युत ऊर्जा पूछे तुरंत मार देंगे, धारा और रेजिस्टेंस दिया हो, विद्युत ऊर्जा पूछे ये लगा देंगे, और अब विभवांतर और रेजिस्टेंस दिया हो, धारा ही गायब हो, और अब पूछ रहा है विद्युत ऊर्जा, तो विभवांतर और धारा, विभवांतर और रेजिस्टेंस प्रतिरोध के पद में भी आप विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। तो तीसरा समीकरण भी तैयार है आपका। तीसरा समीकरण किसके रूप में आएगा, विभवांतर तथा प्रतिरोध R के पदों में, क्या पदों में विद्युत ऊर्जा। तो चलो देखते हैं विभवांतर और R के पद में विद्युत ऊर्जा कैसे आता है। तो अब इसमें से क्या गायब करना है जरा देख लो, चाहे जहाँ से गायब करो, तुम्हारा मन है यहाँ से गायब करने के यहाँ से गायब करो, तुम्हारा मन है यहाँ से गायब करने के यहाँ से गायब करो। सर यहाँ से गायब करेंगे तब भी रहने दो, R गायब, R तो है नहीं सर, I गायब करो, काम खत्म करो, I तो नहीं है ना, तो I गायब करो। सर यहाँ से भी I गायब करो, चाहे इसमें I गायब कर दो चाहे इसमें I गायब कर दो, दोनों में से कहीं भी I गायब करो, W का मान V और R के पदों में आ जाएगा, चाहे समीकरण 1 से लगा लो चाहे 2 से। तो I कैसे गायब होगा सर, अरे यार V बराबर क्या होता है IR, I बराबर क्या हो जाएगा V बटे R, I बराबर क्या हो जाएगा सर V बटे R। तो I गायब कर दो, चाहे समीकरण 2 में गायब कर दो चाहे समीकरण 1 में, I गायब कर दो, I के स्थान पे V बटे R रख दो, I के स्थान पे V बटे R चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, दोनों में से कहीं रख दो। हम समीकरण 1 से रख दे रहे हैं, आपका मन चाहे जहाँ से रखो, समीकरण 1 से I रखो तो क्या आ जाएगा, W बराबर V इंटू I के स्थान पे रखो V बटे R इंटू T, हो जाएगा कि नहीं। और V से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T अपान R, तो W बराबर क्या हो गया भाई, V स्क्वायर T अपान R, और ये भी किस में रहेगा सर, जूल में रहेगा, और ये समीकरण हो गया 3। समीकरण 1, 2, 3 से क्या निष्कर्ष निकला सर, निष्कर्ष ये निकला कि समीकरण 1, 2 और 3 से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। W बराबर देख लो, सबसे पहले ऊपर वाला फादर फार्मूला जहाँ से पैदा हुए हैं सब, VQ क्या जूल बराबर, सब जूल में लास्ट में लिख दो जूल, कोई दिक्कत वाली बात ना हो तो, कोई दिक्कत नहीं, सब जूले में है। तो W बराबर VQ, और VQ के बाद क्या आया VIT, VIT के बाद क्या आया I स्क्वायर RT, कोई क्रम जरूरी नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो। फिर क्या आया V स्क्वायर T अपान R। ये देखो फार्मूला मिल गया विद्युत ऊर्जा का। ये क्या है भाई मेरे, सब रहेगा जूल में, ये बात नोटिस करना है, सब रहेगा जूल में। ये देख लेना स्क्वायर है, ये नहीं कि सर कट गया है तो क्या, नहीं ये स्क्वायर है मेरे भाई, ठीक है स्क्वायर है, चलेगा, हाँ चलेगा। अब कौन क्या है शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा यूज कैसे करेंगे। देखिए अगर किसी भी सवाल में विभवांतर और आवेश दिया है कि सिरों का विभवांतर इतना है, मतलब कह दिया किसी चालक के सिरों का विभवांतर 50 वोल्ट है और 10 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा बताइए, ठीक है। तो डायरेक्ट VQ जूल, W बराबर VQ जूल, आंसर हो गया, W निकल आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा कहेगा किसी चालक के सिरों का विभवांतर 50 वोल्ट है, कुछ भी बोल दे 50 वोल्ट है, उसमें से 5 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तब बताइए आप W। तो 50 वोल्ट 5 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक, तो W आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे जूल में आ जाएगा। बहुत ऐसे सिंपल सवाल आता है, टेंशन नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पे, बस आपको फार्मूला कहाँ से आया मैंने प्रूव भी कर दिया, और ये लाइन याद रहना चाहिए, ये कहाँ से आया उससे मतलब नहीं, हालांकि ये लाइन याद रहना चाहिए। और W बराबर I स्क्वायर RT, इससे कैसे सवाल बनेगा, कह देगा कि किसी भी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, उसमें यदि 5 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की जाए,
या 4 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, कुछ भी दे देगा, मतलब प्रतिरोध दे देगा, धारा दे देगा, टाइम दे देगा और कहेगा कि विद्युत ऊर्जा बताइए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, I²RT जूल। बात समझ रहे हैं। लेकिन कभी कभी अभी तक देखो इसमें भी करंट दिया, इसमें भी करंट दिया, और यहाँ हालांकि करंट नहीं था, विभवांतर और आवेश था, लेकिन हो सकता है करंट देबन करे। कह दे किसी चालक के सिरों का विभवांतर 50 वोल्ट है तथा उसका प्रतिरोध 10 ओम है, तो 5 सेकंड तक 5 सेकंड तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत ऊर्जा बताइए। भाई टाइम दे दिया, विभवांतर दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, इसे रखो, तुरंत W का मान आ जाएगा। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई। समझ रहे हैं। लेकिन सबका मान किस में निकालोगे, जूल में। तो इसे बना लो, फिर आगे देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा का हमें फार्मूला क्या मिला। विद्युत ऊर्जा W बराबर VQ बराबर VIT बराबर I²RT बराबर V²T/R। कौन क्या है शायद बताने की जरूरत नहीं, सबके बारे में आप परिचित होंगे। ये किस में है सर, जूल में। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब किस में है, जूल में। जूल में क्यों है समझ गए होंगे, क्योंकि सभी लोग SI में हैं, सभी SI में हैं। लेकिन अगर इसी को मान लो कैलोरी में पूछता है, कभी कभी उष्मा दे देता है, H मान लो आपके दिमाग में, कैसे निकलेगा। बस कुछ नहीं, ये जूल को कैलोरी में बदल दो। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो यहां से 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। सही है कि नहीं, उल्टा हो जाएगा। हाँ सर एकदम सही है। तो अगर विद्युत ऊर्जा के बजाय आप कैलोरी में निकालना चाहते हैं, इसका मतलब H बराबर W/4.2 कैलोरी हो जाएगा कि नहीं, देख लो। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। भाई जितने भी W हैं, जूल के स्थान पे कैलोरी लाना है, 4.2 का भाग करो, तो पूरे फार्मूले में H क्या हो जाएगा, VQ चाहे लो चाहे आगे से सीधा लो, W/4.2 बराबर VQ/4.2 बराबर VIT/4.2 बराबर I²RT/4.2 बराबर V²T/4.2R। ये भाई साहब क्या हो गए, ऊष्मा का जो फार्मूला आप कभी कभी मान लो पढ़ते होंगे, तो ये लेकिन आएगा किसमें, कैलोरी में। हमने कुछ नहीं किया है, बस जूल को कैलोरी में बदल दिया। ये किस में आ गया, कैलोरी में। तो आप इसको पढ़िएगा नहीं, ये सब फालतू बकवास है। आपसे ऊष्मा कैलोरी में पूछे, ऊष्मा पूछे, ऊर्जा पूछे, आप सदैव फार्मूला पढ़िए, इसी से निकाल लीजिएगा। अगर मान लो आंसर कैलोरी में है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल और 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। लास्ट में आंसर बदल देना, मात्रक बदल लेना, बस बात एक ही है। क्यों परेशान करना 10 ठू फार्मूला पढ़ के, इसी से आप सब काम करिए। ओके हाँ, ये तो ऐसे ही बता दिए कि आप कभी देखो तो घबराओ ना कि ये कहाँ से आ गया, ये तो मास्टर नहीं बताया, तो इसलिए बता दिए कि कुछ है नहीं, बस जूल को हम कन्वर्ट कर दिए कैलोरी में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। ठीक, ये ऊष्मा, जो ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा H या Q होता है, वो H बराबर W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ बातें समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हटा दें इसे, हाँ हटा दें, फिर पावर बताएं। हटा, देखिए विद्युत शक्ति या सामर्थ्य, पावर की बात कर रहा है, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा है, यहाँ सामान्य पावर नहीं इलेक्ट्रिकल पावर कर रहा है, तो कुछ नहीं है। विद्युत ऊर्जा व्यय की दर, विद्युत ऊर्जा व्यय की दर, विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वाट है, वाट होता है। अच्छी बात है, और हम बात आगे देखने वाले हैं। तो इसका मतलब अर्थात क्या कहना चाहता है, अर्थात
P बराबर W/T, किस में? वाट में, यही ना। विद्युत ऊर्जा व्यय की दर, दर का मतलब समय का भाग कर दीजिए। तो अब बताइए P का फार्मूला आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जितने भी में टाइम लगा है सब टाइम हटा दीजिए, वाट लगा दीजिए, जूल के स्थान पे शक्ति हो गया। जहां जहां टाइम लगा है वहां हटा दीजिए टाइम, वाट लगा दीजिए। तो शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, कौन सी शक्ति है भाई? विद्युत, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य P बराबर W/T। ठीक है, अब W क्या है देख लो, VIT है। सब में जहाँ जहाँ T है T गायब करो, T का भाग हो गया ना, हाँ सर, तो VI हो गया। अब T गायब कर दो, I²R हो गया, बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। T गायब हो गया सर, हाँ, लेकिन मात्रक क्या आ जाएगा? मात्रक पर विशेष ध्यान, सर वाट आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है सर, वाट आ गया। बताइए कोई दिक्कत हो तो? फार्मूला मिल गया कि नहीं? अब आपसे सवाल में विभवांतर और धारा के पदों में दिया है, फिर पावर पूछा है बता सकते हो, धारा और रेजिस्टेंस दिया है, फिर पावर पूछा है बता सकते हो, वोल्टेज और पावर और रेजिस्टेंस में भी संबंध बता सकते हो। ये बड़ा जरूरी संबंध होता है V²/RP बराबर। कहाँ? जैसे कभी रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर दिया रहता है तो यही से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मार्केट से लाते हो ना कि 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, 100 वाट 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस नहीं लिखा रहता। तो 100 वाट पावर है और 220 वोल्ट विभवांतर है, रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो इस सूत्र से, P बराबर V²/R। ठीक है, जो भी रेट लिखा होता है मार्केट में आने पर, जैसे 100 वाट का है तो यहाँ ये रेजिस्टेंस तुरंत निकाल सकते, V²/P हो जाएगा। रेजिस्टेंस निकाल सकते हो कि उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है कितना है, क्योंकि वोल्टेज उस पर लिखा रहता है कि ऐसे लिखा रहता है 100 वाट W 220 वोल्ट, इस तरह से लिखा होता है। इसका मतलब V के स्थान पे 220 रखो और P के स्थान पे 100 रखो, तो जो वैल्यू आए वो R है। अर्थात उस जो भी अप्लायंस ला रहे हो, जो भी हीटर ला रहे हो, फ्रिज ला रहे हो, बल्ब ला रहे हो, तो उस पर इस तरह से लिखा होता है वैल्यू पावर और वोल्टेज का। तो इस फार्मूले से आप उसका रेजिस्टेंस बता सकते हो, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। सर करंट कितना लेगा, ये भी करंट क्या होगा वो भी बता सकते हैं, P बराबर VI से। वोल्टेज और पावर का इस्तेमाल करो, पता चल जाएगा उसमें करंट कितना सहने की क्षमता है। देखो P बराबर क्या होता है? W/T। यहाँ से शक्ति का एक बार फिर से हम आपको समझाना चाहते हैं। शक्ति P का मात्रक, मात्रक कैसे निकालोगे जरा देखो। कितने मात्रक होते हैं? W का मात्रक सर जूल, समय का मात्रक सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। एक मात्रक तो ये हो गया शक्ति का। दूसरा SI मात्रक वाट, बड़े मात्रक किलोवाट, और बड़े मात्रक मेगावाट, और मात्रक क्या है इसका? अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जिसे आप क्या कहते हैं? हार्स पावर, HP बोलते हैं। मेगावाट को MW बोलते हैं, किलोवाट को KW बोलते हैं, वाट को केवल W बोलते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह के ये किसके मात्रक हैं? शक्ति P के मात्रक हैं। ठीक है, अब इनमें संबंध भी आपको पता होगा। हाँ सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो आइए इनमें संबंध भी बताएं। तो 1 वाट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकंड, मतलब अगर कोई 1 वाट शक्ति का अगर कोई भी उपकरण है तो वह 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय करेगा या खाएगा, ये कहने का मतलब होता है। अगर 100 वाट का कोई उपकरण है तो इसका मतलब 100 जूल पर सेकंड होगा। इसका मतलब ये होगा कि 100 वाट का कोई बल्ब लाए तो वो 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खाएगा या व्यय करेगा, विद्युत ऊर्जा। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है। अच्छा अब जरा किलोवाट बताइए कि 1 किलोवाट, तो किलो का मतलब ये होता है कि 10⁻³ मतलब 1000। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, या 1000 जूल पर सेकंड कह सकते हो। सही है कि नहीं? हाँ सर। अब 1 मेगावाट में, मेगावाट में 10⁻6 वाट। मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6। इसको 10⁻³ वाट भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर 10⁻6 वाट। अब एक अश्व शक्ति HP बराबर कितना होता है सर? ये 746 वाट के बराबर होता है। तो
इसे ज़रा बना लीजिए, फिर आगे और भी बात हम करते हैं। देखिए अब हम करने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा के अन्य मात्रक। एक मात्रक तो आप जानते हैं एसआई मात्रक जूल है, एसआई मात्रक जूल है। अन्य मात्रक की बात कर रहे हैं। सर अन्य मात्रक कैसे निकालेंगे? हम वही तो समझाने जा रहे हैं। देखो यहीं से बड़े प्यार से निकाल सकते हो। जूल और अर्ग तो पुराने मात्रक हो गए। P बराबर W/T होता है कि नहीं, और W विद्युत ऊर्जा है। यहाँ से W बराबर निकालोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? विद्युत ऊर्जा का एक सूत्र आ जाएगा W बराबर PT। तो विद्युत ऊर्जा, ध्यान देना, कभी विद्युत ऊर्जा को अगर बदलना हो कहीं तो पावर और टाइम दिया हो तो विद्युत ऊर्जा बता सकते हैं। विद्युत ऊर्जा W बराबर PT होगा। इसका मतलब पावर का मात्रक समय के मात्रक के साथ कहीं भी गुणा होगा तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा। पावर का मात्रक क्या होता है सर? एसआई मात्रक अगर करें तो वाट, और समय का एसआई मात्रक सर सेकेंड, तो वाट गुणे सेकेंड, वाट सेकेंड कह सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक एक और क्या हो गया? वाट सेकेंड। सर और भी मात्रक हो सकता है जी, वाट घंटा। सर और हो सकता है वाट मिनट, वाट दिन, वाट महीना, वाट साल। ये सभी मात्रक हो सकते हैं। ध्यान देना विद्युत ऊर्जा का मतलब शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक अगर गुणा है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक बन जाएगा। क्योंकि शक्ति का मात्रक, शक्ति इंटू टाइम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। तो शक्ति के मात्रक के साथ अगर समय का मात्रक का गुणा है तो क्या बन जाएगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक। क्लियर? हाँ सर। अब ये एक और भी मात्रक ऐसे किलोवाट घंटा, ये भी मात्रक यूज होता है, व्यापारिक मात्रक है, व्यापार बिजनेस में यूज किया जाता है। इसी को आप यूनिटों की संख्या, यूनिट भी बोलते हो, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, BTU जिसे बोलते हो, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, जिसे सामान्यतः यूनिट चिल्लाते हैं लोग। सर यूनिट इसी को कहते हैं? जी हाँ। जो यूनिटों की संख्या आप निकालते हो तो किलोवाट घंटा ही होता है। जाकर आप अपने मीटर बॉक्स में देखिए जो लगा है आपको, तो उसमें यूनिट नहीं लिखा होगा, उसमें KWH लिखा होगा, किलोवाट घंटा, KWS किलोवाट घंटा। KWH का मतलब किलोवाट घंटा, और KWH आपके मीटर बॉक्स में लगा होगा जहाँ करंट आ रही है, व्यापार हो रहा है ना बिजली का, हाँ विद्युत ऊर्जा का, तो उसी को यूनिट कहते हो। कितना यूनिट बिजली आई, उसी एक यूनिट का दाम क्लियर होता है। तो आप सब यूनिट निकाल लेते हो कि एक महीने में कितना हमें बिल भुगतान करना है। तो KWH ही किलोवाट घंटा, यूनिट का मतलब किलोवाट घंटा, समझ लेना। आगे बस समझा रहे हैं, KWH लिखा होता है। ठीक है, चलो सर और आगे कुछ भी लिख सकते हो। मेगावाट घंटा, मेगावाट सेकेंड, मेगावाट दिन, मेगावाट महीना, कुछ भी। एक किसका मात्रक हो जाएगा? भाई साहब का। भाई साहब मतलब विद्युत ऊर्जा का। अश्वशक्ति घंटा भी लिख सकते हैं सर, अश्वशक्ति सेकेंड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अश्वशक्ति सेकेंड, अश्वशक्ति मिनट, अश्वशक्ति घंटा, अश्वशक्ति दिन, अश्वशक्ति महीना। ये अगर अब इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर हम समझ गए कि अगर शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक का गुणा है तो मात्रक बन जाएगा विद्युत ऊर्जा का। सवाल ये पूछेगा कि वाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का, शक्ति का नहीं। अगर शक्ति के मात्रक के साथ समय का मात्रक का गुणा हुआ है, जुड़ा है, तो मान लो कि वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो गया। क्लियर? हाँ सर, बढ़िया है। तो अब जरा देखो, हमें संबंध भी बताना होगा कि सर फिर जूल होता है तो जूल के साथ रिश्ता कैसा है? तो जूल के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है इनका। अभी अभी आपने पढ़ा था P बराबर W/T, है ना? तो P का मात्रक वाट था, तो 1 वाट ले लिए। इसे क्या कहोगे? 1 जूल, और इसे क्या कहोगे? 1 सेकेंड। तो 1 वाट आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट। तो तिर्यक गुणा भी कर दो, 1 वाट डैश सेकेंड मतलब 1 वाट सेकेंड, माइनस नहीं है, गुणा का निशान है, यह समझो, बराबर 1 जूल। तो 1 जूल में कितना वाट सेकेंड? सर 1 वाट सेकेंड। तो जूल और वाट सेकेंड तो एक ही हैं सर। इसका मतलब ये हो गया 1 जूल जो होता है वो दरअसल 1 वाट सेकेंड को ही 1 जूल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वाट घंटा, किलो वाट घंटा, तो इसे भी यहीं लिख लेते हैं सर। 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल, 3.6 गुणे 10 घाते 3 जूल, या 3600 जूल कहते हैं। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। बातें समझ में आई क्या?
समझ में आई क्या? इतना होता है। अब इस कहाँ से आया उसे हम निकाल देते हैं, फिर मेगावाट दिन, अश्वशक्ति सेकंड आप खुद ही निकाल लेंगे। तरीका हम बताते हैं वो भी निकाल देंगे, चिंता न करो। तो चलो निकाल के दिखाते हैं। देखो इस क्या हेडिंग है, वाट घंटा तथा जूल में संबंध। कैसे निकालेंगे भाई वाट घंटा तथा जूल में संबंध? बड़े आराम से निकलेगा। देखो 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट गुणे 1 घंटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। इसे वाट को रहने दो वाट, उसे सेकंड में बदल दो, और चाहे तो इसको भी बदल दो, वाट को भी तुम्हारा मन है बदलने को बदल सकते हो। सर वाट को किस में बदलें? जूल पर सेकंड में बदल दो, अगर बदलने का मन हो तो, और नहीं बदलने का मन हो तो मत बदलो, कोई दिक्कत नहीं। 1 वाट रहने दो सर, नहीं बदलने का मन है। वाट घंटा को बदल दो, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो 3600 पहले कर लो, और क्या हो गया वाट सेकंड। और अभी पीछे देखोगे तो 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ के आ रहे हैं नहीं, जहाँ वाट सेकंड है वहीं 1 जूल रख देंगे, इसका मतलब 3600 जूल आ गया। क्या? 1 WH 1 वाट घंटा बराबर 1 वाट घंटा बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे 3600 जूल कहो, चाहे इसी को 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 3 जूल भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई। किसका मात्रक? विद्युत ऊर्जा का मात्रक। सर किलोवाट घंटा भी बता दीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट, इसी तरह से किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बना लो। किलोवाट घंटा तथा 1 किलोवाट घंटा बराबर, सीधा लिख दे रहा हूँ, समझ लो संबंध 1 किलोवाट घंटा और जूल में। 1 किलोवाट लिख ले रहे हैं, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा लिख सकते हैं। हाँ सर। अब देखो 1 किलोवाट का मतलब सर 1000 वाट, 1000 वाट लिख सकते हैं। सर 1000 लिखो या 10 घाते 3 भी लिख सकते हो क्या? हाँ सर 10 घाते 3 लिख सकते हैं। अच्छा है सर। 1 घंटा में कितना सेकंड सर? 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। और 3600 को क्या लिख सकते हैं सर? ऐसे लिख सकते हैं 10 घाते 3 गुणे 3600 को क्या लिख सकते हैं? 3.6 गुणे 10 घाते 3। ठीक है, और क्या आ गया वाट, वाट यहाँ है इंटू सेकेंड हो गया। अब जरा बताओ 10 घाते 3 क्या हो गया सर? 10 घाते 6 हो जाएगा। हाँ तो 3.6 पहले कर लो, 3.6 गुणे 10 घाते 6। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं सर? जूल। ऐसे आ जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल? अभी बताए थे इतना। सर ना इसे करें तब और भी आसान से कर सकते हो। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ सर, 10 घाते 3 वाट घंटा, जिसके आगे किलो लगा होता है, किलो का मतलब होता है 10 घाते 3। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 10 घाते 3 वाट घंटा, और 10 घाते 3 वाट घंटा 10 घाते 3 रहने दो, और 1 वाट घंटा में कितना जूल ऊपर लिखे हो? 3.6 गुणे 10 घाते 3 जूल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 घाते 9, 3.6 गुणे 10 घाते 9 जूल। आज सॉरी 10 घाते 6, हम मेगावाट पे चले गए। 3 3 6, 10 घाते 6 जूल। वही चीज़ आया कि नहीं? हाँ। अब हमारे दिमाग में मेगावाट चल रहा था, अब आपके दिमाग में अगर ये हो सर 1 मेगावाट घंटा बता दीजिए, 1 मेगावाट घंटा और जूल में संबंध बताइए, तो बड़े आसानी से बता सकते हैं। इस नियम से तो तुरंत बता सकते हैं। क्या? 1 मेगावाट का मतलब 10 घाते 6 वाट घंटा। 1 मेगावाट घंटा बराबर 10 घाते 6 वाट घंटा, और 10 घाते 6 वाट घंटा 10 घाते 6 रहने दो, और 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा में क्या 3.6 गुणे 10 घाते 3 जूल होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 और 6 कितना 9, 3.6 गुणे 10 घाते 9 जूल हो जाएगा। बड़े प्यार से आप 1 MWH भी बता सकते हैं, मेगावाट आवर भी बता सकते हैं। सर मेगावाट दिन भी बना सकते हो? हाँ, दिन के स्थान पे फिर 86,400 सेकंड लिख देंगे, सेकंड में तोड़ देंगे दिन को, है ना। किसी को भी बना सकते हो। सर एक और भी आप बताए हैं अश्वशक्ति सेकंड, तो अश्वशक्ति सेकंड का भी बता दीजिए। तो चलो एक अश्वशक्ति सेकंड, यही है। हाँ सर, इसका मतलब एक अश्वशक्ति गुणे 1 सेकंड, यही है। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है और इंटू 1 सेकंड हो गया, सही है। हाँ, तो 1 सेकंड का मतलब है कुछ नहीं हुआ,
डैश लगा दिए, वाट सेकंड कहेंगे। और वाट सेकंड को क्या कहते हो, ये देखो एक वाट सेकंड बराबर जूल, इसका मतलब 746 जूल हो गया। तो 1 हार्स पावर सेकंड का वैल्यू हो गया 746 जूल। तो आशा करता हूँ इतनी बातें हम समझा दिए हैं, खुद से अब निकाल सकते हो आप। इसका मतलब जो भी पावर दिया होगा उसे वाट में बदल देंगे, जो भी समय दिया होगा सेकंड बदल के आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज किलोवाट मेगावाट है तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बना लीजिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए यूनिटों की संख्या मतलब क्या, किसकी यूनिट, यूनिटों की संख्या कहने का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा नाप रहे हो ना, तो ये होता है किलोवाट। 1 kWh, जाके मीटर वाले में बॉक्स में देख लीजिएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ बार बार। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे सर, इसे हिंदी में लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा। तो यूनिटों की संख्या बराबर 1 किलोवाट घंटा, सीधी सीधी बात है। अगर आपके पास 10 किलोवाट घंटा, 10 किलोवाट का उपकरण है और 15 घंटा चलाए तो कितना यूनिट बिजली पैदा हो व्यय होगी, कितना ऊर्जा, तो 10 किलोवाट गुणे 15 घंटा तो 150 आ गया, 150 यूनिट बिजली खपत हो जाएगी, सीधे सीधी बात है। लेकिन सर किलोवाट में तो रहता नहीं, वाट में रहता है। उपकरण जो होते हैं वाट में रहते हैं, तो वाट में होगा तो आप सोच कर देखो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा। तो अगर वाट में है और हमें बदलना है किलोवाट में, तो 1 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बटे 1000 कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? अगर वाट घंटा है, सवाल में क्या रहता है, 50 वाट का एक बल्ब 2 घंटा तक चल रहा है, 10 वाट का एक कोई उपकरण है वो 5 घंटा तक चल रहा है, 200 वाट का पंखा है, वाट में अक्सर रहता है। तो वाट में है तो इसका मतलब उसे किलोवाट में बदलना होगा, तभी तो यूनिटों की संख्या आएगा। हाँ सर, तो 1000 का भाग देते हैं। इसीलिए आपको फार्मूला पढ़ाया जाता है कि यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे। यूनिटों की संख्या मतलब विद्युत ऊर्जा बताता है वो, किलोवाट का मतलब कितना किलोवाट निकला, तो कहते हो वाट गुणे घंटा बटे 1000। क्यों कहा जाता है, समझ में आया? हाँ, एक तो ये फार्मूला आप पढ़ते हो का ऊष्मीय उत्पादन नियम। जूल का ऊष्मीय उत्पादन नियम क्या है? ये कुछ नहीं है, H बराबर I² RT। H बराबर क्या, I² RT जूल। इसी से आप पहला दूसरा तीसरा सब नियम बना दीजिए। इनका पहला नियम क्या है, कोई भी पहला दूसरा कर सकते हो। यदि RT कांस्टेंट कर दो, यदि रेजिस्टेंस R तथा T टाइम समय कांस्टेंट तो H प्रोपोर्शनल टू I², और इसे खोल दोगे तो H1/S2 बराबर I1/I2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो कभी सवाल में अगर इस तरह दे कि रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है और कौन ज़्यादा उष्मा देगा कौन कम, तो करंट दिया हो तो I1/I2 का होल स्क्वायर H1/S2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। सर दूसरी बात क्या है, एक दो कांस्टेंट करो बस, कोई भी दो उठा के कांस्टेंट करो, तीसरे के साथ रिजल्ट आ जाएगा। 3 नियम इस प्रकार बन जाएगा। सर अभी RT कांस्टेंट किए थे, अब किसी कांस्टेंट कर दें, IR को कर दो, या RT किए थे तो T और I को कर दो। यदि I तथा T कांस्टेंट हो, मतलब क्या, धारा और समय कांस्टेंट हो, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा सर, H प्रोपोर्शनल टू R निकलेगा। अगर धारा और समय कांस्टेंट है तो H प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात उष्मा उससे ज़्यादा पैदा होगी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा R1/R2। समझ रहे हैं कितना आसान बात है। और रेजिस्टेंस प्रतिरोध और समय कांस्टेंट हो तो उष्मा उससे ज़्यादा निकलेगी जिसमें धारा ज़्यादा हो, ऊपर वाला नियम होगा। दूसरा नियम समझ गए। तीसरा इनका नियम क्या है, कुछ नहीं, अब कौन बचा कांस्टेंट करने के लिए, I और R। यदि I तथा R कांस्टेंट हो, I तथा R कांस्टेंट हो तो क्या होगा सर, H प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। सीधा सीधा जो बचेगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो सीधा सीधा H1/S
H2 बराबर T1/T2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मतलब अगर करंट और रेजिस्टेंस सेम है तो जिसमें ज़्यादा समय तक हीट जाएगी, करंट जाएगी, वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसमें कम समय तक जाएगी वो कम गर्म होगा। ये बातें शायद ऊष्मा उत्पादन नियम का आपको समझ में आ गई हो। मतलब इसी फार्मूले में दो दो कांस्टेंट करो तो तीसरे के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध आ जाएगा। RT कांस्टेंट करोगे तो H प्रोपोर्शनल टू I², IR कांस्टेंट करोगे तो H प्रोपोर्शनल टू T², और किसी भी दो को कांस्टेंट करोगे तीसरे के साथ संबंध आ जाएगा। और अगर कभी कह दे कि रेजिस्टेंस और समय कांस्टेंट है, कि एक में चालक में धारा 2 एम्पियर जा रही है, दूसरे में 10 एम्पियर, तो ऊष्मा उत्पादन का अनुपात बताइए, H का अनुपात बताइए, तो H1/H2 I1/I2 का होल स्क्वायर। सीधा सीधा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो बना लो, यही जूल साहब ने बता दिया था और देखो कितने महान आदमी बन गए। कोई बात नहीं, इसी से सब आ जाएगा। ये फार्मूला आप पीछे पढ़े ही हैं, इससे इनका तीनों नियम आ गया। ये 3 नियम इन्होंने दिया था, बना लो। थोड़ा सा हम बल्ब के बारे में बता दें, फिर इस चैप्टर को आज क्लोज करें। देखिए बल्ब पढ़ने चलते हैं। बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है। फिलामेंट क्या होता है सर? फिलामेंट माने हिंदी में तंतु। हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये किसका बना होता है? उसमें टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। सर टंगस्टन की क्या खास बात है? टंगस्टन की खास बात यह है कि इसका गलनांक बहुत हाई है। गलनांक इसका 3400 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 3380 है, 3380 है, जिसे 34 राउंड फिगर मानते हैं। अर्थात यह 3400 डिग्री तक गर्म होगा तब गलेगा, तब पिघलेगा। तो इसीलिए इसका यूज करते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट में यूज करते हैं। ठीक है। और ख़ास बात है, इसका बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। पतला तार से क्या मतलब है सर? देखो, रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए और ρL/A। अगर तार पतला होगा तो तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। उल्टा है ना, व्युत्क्रमानुपाती। मोटा तार और पतला तार, ध्यान दो। ये देखो, अगर ये मोटा है तो एरिया ज़्यादा होगा, और अगर पतला है तो एरिया कम होगा। पतला है तो एरिया कम होगा। इसका मतलब एरिया कम होगा पतले तार का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करना होता है। पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अच्छी बात है सर। तो तार पतला बनाया जा सकता है। टंगस्टन का बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। बहुत पतला तार बनाया जा सकता है। तो फिलामेंट देखोगे बहुत ही पतला होता है। दूसरी बात, इसे इस तरह से फिलामेंट देखोगे तो इस तरह से कुंडली नुमा इस तरह से लपेटा जाता है। सर इसे कुंडली नुमा क्यों बनाते हैं? कुंडली नुमा इसलिए बनाते हैं कि कुंडली को खोलो तो ज़्यादा लंबाई कम जगह में आ जाएगा। अगर ज़्यादा लंबाई को कुंडली नुमा इतना लंबाई इतनी ही जगह में आ जाएगा। इसका मतलब यल बढ़ा देंगे। यल बढ़ जाएगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यल बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और पतला होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमारा काम था रेजिस्टेंस बढ़ा देना। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ने से जब विद्युत धारा उस फिलामेंट में जाएगी तो विरोध ज़्यादा होगा, और विरोध ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा मिलेगी, हीट एनर्जी बहुत निकलेगी वहाँ से। और जब हीट एनर्जी बहुत निकलेगी तो मज़ा आ जाएगा। सर मज़ा क्या आ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। किसका? फिलामेंट का। और टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जब वो 1600 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुँचेगा तो वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है। 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब पहुँचेगा, 1600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँचेगा कौन? बल्ब। तो वह श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। ठीक है, हाँ चमकने लगता है और हमको उजाला दिख जाता है। समझ रहे हैं? तो एक कहानी है टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं। और दरअसल अब बल्ब को सुरक्षित रखने के लिए उसमें दो बातें करते हैं। या तो कोई बल्ब इस तरह से आप जो बनाते हैं, इस तरह से कोई बल्ब है, जब ये शुरू में ही बनता है तो इसे क्या करते हैं? वैक्यूम कर देते हैं। एयर इससे बाहर निकाल देते हैं। एयर बाहर निकाल के यहाँ लाख भर के पिन लगा देते हैं। ठीक है, एकदम एयर नहीं हो, वैक्यूम हो। वैक्यूम होगा तो जो ये फिलामेंट है साहब, ये फिलामेंट जो है वो एयर में जो ऑक्सीजन है वो मिलेगा नहीं। और ऑक्सीजन क्या करेगा? इतने हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन जला के राख कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। हाँ, तो इसका मतलब या तो वैक्यूम कर दो, या तो ये काम और कर सकते हो, इसमें नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन या आर्गन जैसे गैस हैं, जो आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो इनर्ट गैस है। आखिरी गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन,
रेडान, ये सब अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैस भर दो, कौन सा, आर्गन भर देते हैं, इसमें आर्गन भर दो सर, या नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब सर नाइट्रोजन गैस तो अक्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है। नाइट्रोजन भाई अक्रिय गैस कितनी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान, इतना अक्रिय है। तो आर्गन तो भर दो, या तो आर्गन भर दो या तो नाइट्रोजन भी भर दो इसमें। सर नाइट्रोजन भर देंगे तो अक्रिय नहीं है, लेकिन टंगस्टन के साथ वो क्रिया नहीं करता ना, इसलिए अक्रिय है उसके लिए। तो आप नाइट्रोजन भी भर सकते हो, आर्गन भी भर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा लाइफ इसका बढ़ जाता है। या तो वैक्यूम कर दो, निर्वात कर दो, या तो इसमें आर्गन या नाइट्रोजन गैस भर दो। हालांकि प्रॉब्लम ये आती है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो थोड़ा बहुत ये वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, गलेगा नहीं। तो वाष्पीकृत होने के कारण ही देखोगे कुछ दिन बाद शुरू में लाओ तो बल्ब एकदम चमकता रहता है, कुछ दिन बाद धुंधला होने लगता है, ठीक है। हाँ, गलेगा तो 3400 पे जाके उतना गलनांक होगा, तब हाई गलनांक होता है। तो फिलामेंट किस चीज़ का होता है बल्ब में, टंगस्टन का होता है। यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक पूछेगा क्या होता है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, 3400 पे जाकर गलेगा। अब ये कहा जाएगा और कोई खास बात, बहुत पतला तार उसका बनाया जा सकता है, इसलिए यूज करते हैं। फिलामेंट देखो कितना पतला होता है। उसे कुंडली के नुमा क्यों बनाते हैं, ताकि लंबाई ज़्यादा हो जाए। लंबाई ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। पतला होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें गैस कौन भरते हैं, आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन से घबराना नहीं, क्योंकि वो उस टंगस्टन के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन भी भर सकते हैं या आर्गन, या वैक्यूम रख सकते हैं बल्ब को, बाकी कोई गैस नहीं भरिएगा। अच्छी बात है, ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चले आगे। हाँ सर, तो आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ लेंगे और इस चैप्टर को क्लोज, विद्युत धारा खत्म, ठीक। हाँ, तो आप आज का जो थ्योरी है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अगली क्लास में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।